हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये किस देश से थे। तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी पता होना चाहिए कि ये किस देश से संबंधित थे। तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अब हम देख लेते हैं इनका मुख्यतः। आपने देख ही लिया कि कोहलबर्ग का क्या आपको देखना है, नैतिकता का सिद्धांत देखना है। मतलब कोहलबर्ग ने किससे संबंधित सिद्धांत दिया था, अगर ये पूछा जाए तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिकता से संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनके नैतिकता सबसे पहले जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत को देखने से पहले आप नैतिकता को देख लीजिए। तो नैतिकता से तात्पर्य है कि अच्छे और बुरे की समझ। कोहलबर्ग ने सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा है। ठीक है, ये शब्द आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी शब्द जो यूज किया गया है ना, वो सारा शब्द यूज किया गया है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने एक शब्द देख लिया, नैतिक तर्कना। तो नैतिक तर्कना क्या होता है, जो है कोहलबर्ग के अनुसार होता है कि सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया। ठीक है ना, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जब आप एक मतलब थॉट्स का प्रोसेस करते हैं तो उसको ही इन्होंने क्या कहा है, नैतिक तर्कना कहा है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कक्षा में नैतिक मुद्दों पर चर्चाएं करा के जो है कर सकते हैं। मतलब बच्चों में कैसे आप कर सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मैंने वही लिया है। तो अगर आप कहें कि बच्चों में नैतिक विकास का नैतिकता का कैसे विकास किया जा सकता है, तो आप कक्षा में क्या कर सकते हैं, नैतिकता के बारे में बच्चों में से जो है चर्चाएं करा सकते हैं। कोहलबर्ग ने मुख्यतः 3 स्तर, ठीक है ना, कोहलबर्ग ने मुख्यतः 3 स्तर की बात की है। मतलब उन्होंने जब अपने नैतिकता का सिद्धांत दिया तो उसमें 3 स्तर कहा, मतलब लेवल की बात की है। और जो है 6 स्टेजेज, क्योंकि उन्होंने जो है 3 को जो है 2-2 में बांटा है ऐसे। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं उनका पहला स्टेज क्या था। तो पहला स्टेज था पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। ये था 4 से लेके 6 वर्ष। इसको प्री कन्वेंशनल, हिंदी और इंग्लिश का नाम दोनों ही याद रखिएगा। इसमें क्या था, जब बालक किसी बाहरी तत्वों या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक, ठीक है ना, यहाँ पे ये अ होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप अ कर लीजिएगा, ये अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति, ठीक है ना, उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल कही जाती है। इसके फिर आगे 2 चरण मैंने बताया है कि 2 स्टेजेज बताए गए हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब सही और गलत के आधार पर, ठीक है ना, और इस समय क्या होता है, ये जो स्टेज होता है वो स्टेज होता है भौतिक मतलब बाहरी दुनिया से, बाहरी दुनिया के आधार पर जो है अपने आप को जो है नैतिक जो है समझना, इसे कहते हैं जो है पहला स्टेज। तो पहला स्टेज को फिर 2 चरणों में बांटा गया है। 2 चरण कौन कौन से थे, पहला चरण था दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, यानी पनिशमेंट और ओबेडियंस ओरिएंटेशन। इसमें आप देख के इसको समझ सकते हैं कि दंड और आज्ञा पालन मतलब क्या हुआ, जब बच्चे को जो है कोई काम करने के लिए उसे आप दंड का उपयोग करते हैं या फिर उससे अपना जो है किसी तरह से उसे जो है पनिशमेंट देते हैं, और उस आधार पर अगर वो आपका बात मानता है तो इसी को क्या कहते हैं, दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता। मतलब आप उसे पनिश्ड करके उससे जो है कोई काम करवा रहे हैं और उसे मतलब नैतिक बनवा रहे हैं। जैसे कि इसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और ये उदाहरण भी सीटेट से लिया गया है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। फिर इसके बाद से सीटेट में पूछा गया कि ये किस जो है स्तर का जो है था, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये दंड और आज्ञा पालन से संबंधित जो है स्टेजेस की बात की गई है। दूसरा दूसरा स्टेजेस है, इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है ना, और आपको बहुत सारा नाम मिल जाएगा एग्जाम में भी पैटर्न, लेकिन आप मुख्यतः उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट में क्या कहा जा रहा है। तो इसमें मुख्यतः कहा जाता है आत्म अभिरुचि अथवा प्रतिफल अभिमुख अथवा व्यक्तित्व और विनिमय सहायक उद्देश्य अभिमुखता। मतलब इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, आपको सेल्फ इंटरेस्ट, जब बच्चा
ठीक है ना, अपने मतलब से कोई काम करे, मतलब वो और रिवार्ड पाने के लिए करे, ठीक है ना। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब ही होता है कि जब बच्चा खुद से मतलब आत्म अभिरुचि, ठीक है ना, अपने अभिरुचि के अनुसार काम करे, ठीक है ना। और साथ ही मतलब कि जैसे अगर बच्चे को आप बोलेंगे कि जाओ तुम सामने के दुकान से जो है कोई सामान लेकर आओ, और बच्चे को फिगाते हो तो तुम्हें 1 रुपये का टॉफ़ी भी तुम ले लेना, तो ये क्या था, ये था उसे रिवार्ड देकर उससे काम करवाना, ठीक है ना। तो इसके लिए भी कि जो है ये सीटेट में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए थे, जिन एग्जाम्पल को मैंने यहाँ लिखा, जैसे कि इसमें कहा गया जैसे आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। ये सारा एग्जाम्पल जो है क्या था, ये एग्जाम्पल था जो है सहायक उद्देश्य, मतलब आप मेरे लिए कीजिए तो मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है ना। ये क्या था, ये था जो है उसका उनका सेकेंड स्टेज। उसके बाद से दूसरा जो है हम लोग जो है स्तर पे आते हैं, ठीक है ना। स्तर में जो है ये था परंपरागत नैतिक स्तर, ये 10 से 13 वर्ष का होता है, और इसे कहते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता है दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करना, मतलब दूसरा व्यक्ति किस प्रकार से कोई काम कर रहा है और क्या कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को जो है व्यवहार में चेंज करना, या व्यवहार को अपनाना ही क्या कहलाता है, दूसरा स्टेज आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, पहला कौन सा होता है, तो इसमें होता है पहला में होता है, जैसे ये स्टेजेस 3 है, लेकिन जो है ये परंपरागत नैतिक स्तर का तो पहला है, लेकिन जो है इसको आप जब स्टेज कहेंगे तो ये तीसरा स्टेज आ जाता है। गुड बॉय और गुड गर्ल, मतलब इसमें सीधा सीधा है कि कोई काम आप इस आधार पर करते हैं कि समाज के जो है कि आपको लोग अच्छा और बुरा कहें, इस आधार पर। जैसे कि सीटेट में एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गौरव करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। पूछेगा ये किस स्टेज से बात की गई है, तो उसमें आपको लिखा रहेगा, तो ये अच्छा लड़का और अच्छा लड़की से संबंधित है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड, कानून और व्यवस्था, ये सब एक ही नाम है। तो इसमें मतलब क्या होगा, इसमें मतलब ऐसे ऐसे कार्य के बारे में बताया जा रहा है जिसमें क्या होता है, वो आपको लॉ एंड ऑर्डर से मतलब जो भी व्यवस्था बनाई गई है जो है किसी भी देश को समाज को चलाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जब आपका नैतिक स्तर का विकास होता है, नैतिकता का विस्तार होता है, तो उसे कहा जाता है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। ये भी जो है सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब इस तरह से देख के आपसे पूछा गया था कि ये बात किस स्टेज में लागू होगी, ठीक है ना। तो ये मुख्यतः आपको जो है ये आपको चौथा स्टेज में अधिकार संरक्षण अभिमुखता या कानून व्यवस्था से संबंधित है ये, ठीक है ना। इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको एक नियम बताया जा रहा है कि सभी को एक समान कार्य दिया गया है, सभी विद्यार्थियों को जो है सभी कुछ जो है उसको सभी विद्यार्थी सीख सके, और विद्यार्थी को क्या करना है, बिना जो है किसी की सहायता से कार्य करना है, मतलब उसमें एक सिस्टम, एक नियम, एक कानून बना दिया गया है, और उसी कानून के अनुसार सबको काम करना है। तो ये मुख्यतः किससे संबंधित है, ये जो है कानून जो है आपका कानून और व्यवस्था से संबंधित। तीसरा स्टेज आता है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर, 13 वर्ष से ऊपर, पोस्ट कन्वेंशनल इसको कहते हैं। इसमें क्या है, बालक अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देखते हुए एक स्वीकृत व्यवहार के अंतर्गत कार्य करता है। जैसे यदि शिक्षक रैंगिंग अथवा धमकाने से सख्त विरोधी होने के कारण विद्यालय में पोस्टर लगवाता है और विद्यार्थी उसका साथ देते हैं, इसका मतलब क्या है कि बच्चे में ये नैतिकता है कि मतलब कि वो जो है वो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर के आधार पर पहुंच गया है, और अपने आत्म अंगीकृत मतलब अपने जो उसका इनर कॉन्शियस है, ठीक है ना, उसको ऐसा लगता है कि मतलब कि जो टीचर कह रही है वो सही है, और हमें क्या होता है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता या सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका कौन सा जो है स्टेजेस था, ये आपका तीसरा था, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पांचवा स्टेज है, ठीक है ना। लेवल ये तीसरा है और पांचवा ये जो है स्टेज है। तो सामाजिक अनुबंध अभिमुखता या सामाजिक संविदा कौन सा है जो है स्टेज है, पांचवा स्टेज है। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, तथा वह ये भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, मतलब उनके लिए अब समाज के अकॉर्डिंग नहीं, अब उन्हें उस मेच्योरिटी स्तर पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि क्या सही और क्या गलत है, इसमें वो खुद पे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं।
जो है उसके बाद से छठा आप देखेंगे तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, मतलब यूनिवर्सल इथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, बच्चों का आचरण दूसरों की प्रतिक्रियाओं का विचार के बिना अपने आंतरिक आदर्शों या अंतःकरण द्वारा होता है। इसमें मतलब मुख्यतः सेल्फ कॉन्शियस आप कह सकते हैं, जो उसे लगता है कि नहीं, उससे लगता है कि मेरा जो विचार है, मेरी जो है मेरी जो सोच है, ठीक है ना, उसका अंतरात्मा जो किसी चीज़ के बारे में कहता है कि नहीं यही सही है, तो उस स्टेज पर आके कौन सा स्टेज हो जाता है, वो सार्वभौमिक स्टेज हो जाता है, जहाँ पे उसका इनर कॉन्शियस उसको जो है नैतिक बनने के लिए जो है प्रतिबद्ध करता है। इसके बाद आप आगे में देखेंगे उसका कंक्लूजन हम लोग कुछ निकाल लेते हैं, उसका जो है क्या हुआ इस पूरे बारे में। इसमें भी बहुत कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जैसे कि नैतिक विकास की अवस्था एक निश्चित क्रम में चलती है, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि विकास की अवस्था जैसे कि पहला स्टेज था तो पहला स्टेज आएगा, दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज, मतलब क्या होगा, इसका एक क्रम होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई क्रम दूसरा छोड़ के तीसरा क्रम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एक क्रम में ही चलेगा और यह क्रम बदलता नहीं है, बदला नहीं जा सकता। बच्चों में नैतिक व्यवहार, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, ये क्रम क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि बदला नहीं जा सकता है। बच्चों में नैतिक व्यवहार गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है, मतलब उसका जो उसके अंदर जो गुण शामिल होता है, गुण मतलब क्या हो गया, जैसे बच्चे के अंदर जो भी उसकी सोच का डेवलप होता है, कोई भी चीज़ अच्छा होता है बुरा होता है, उसके स्मेल करने की क्षमता, ठीक है ना, उसके किसी चीज़ के बारे में उसका विचार जो वो क्या होता है, उसमें परिवर्तन क्या होता है, वो भी क्रमिक होता है, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में होता है, कोई भी चीज़ अचानक घटित नहीं होती है। सभी बालक, ठीक है ना, और एक चीज़ क्या है उसके बाद से सभी बालक जो है 6 स्टेज में, इसमें ये कहा जा रहा है कि सभी बालक क्या है, सभी बालक पूरे सभी 6 स्टेज की तक नहीं पहुंचते हैं। नैतिक तर्क शक्ति या नैतिक चिंतन की दृष्टि से बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, हर नैतिक स्तर पे आप समाज में भी ये तो नेचुरल चीज़ है कि हर बच्चा एक ही तरह का ढांचे में नहीं है, सबके अलग अलग दृष्टिकोण है और सबके नैतिक स्तर भी अलग अलग है। कोई पहले स्टेज तक है, कोई दूसरे, कोई तीसरे, कोई 5-6वें स्टेज तक बहुत कम आता है, कोई 4-5वें तक भी रह जाता है, ठीक है ना। कोहल वर्ग ने सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया है, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है ये क्वेश्चन कि किसको उन्होंने महत्व नहीं दिया है, तो उन्होंने बोला, उन्होंने जब नैतिकता की बात की तो उन्होंने सांस्कृतिक विभिन्नता का बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया था। इनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। मतलब इन्होंने कहा है कि जो बुद्धि होती है या ज्ञान होता है उसका भी इम्पोर्टेंस होता है नैतिक विकास में, और जो है साथ में उन्होंने क्या किया कि जो नैतिक परिपक्वता होती है, मतलब बुद्धि और नैतिक को उन्होंने क्या कह दिया है, सहयोगी बता दिया है, ठीक है ना, सहयोग होने का इन्होंने समर्थन किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो कोलबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, किस आधार पर की जाती है, कि कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के अनुमानों पर आधारित रखा है, ठीक है ना। उनकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने क्या किया, इसमें स्त्रियों को शामिल नहीं किया। जितने भी उन्होंने अपने नैतिकता के सिद्धांत पर उन्होंने पुरुषों को ही देखा और पुरुषों के आधार पर ही पूरा का पूरा कंक्लूजन को निकाल दिया, महिलाओं को उन्होंने देखा नहीं। इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।